सोचिए एक ऐसी जगह की जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत हो, धूल भरी गर्म हवाएं और मतलब एक निराशा का सा माहौल। एक ऐसी जमीन जिसे चीन में कभी मौत का समंदर भी कहा जाता था, कुबूची रेगिस्तान। अब अब उसी जगह की कल्पना कीजिए, पर इस बार हरे भरे नज़ारों के साथ, जीवन की चहल पहल हो और एक उम्मीद की नई रोशनी दिख रही हो। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है कुबूची की। आज हम इसी अविश्वसनीय बदलाव की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। ये रेगिस्तान आखिर जिंदा कैसे हो गया, क्या तरीके अपनाए गए होंगे, और हाँ, सबसे दिलचस्प बात, इसमें खरगोशों का क्या काम था। ये कहानी हमें एक काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट से मिली है और आज हम उसी के पन्ने पलटेंगे। हमारा मकसद सीधा है, कुबूची मॉडल को समझना, कैसे विज्ञान, प्रकृति और हाँ, एक इंसान के अटूट इरादे ने मिलकर रेगिस्तान की पूरी किस्मत ही बदल दी। और क्या हम भारत में इससे कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल, और ये कोई छोटा मोटा रेगिस्तान नहीं है। हाँ, चीन का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान। हाँ, जहाँ सरकारें तक आप सोचिए हार मान चुकी थीं। जी, लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र इसे मरुस्थलीकरण से लड़ने का ग्लोबल मॉडल मानता है। और मजे की बात यह है कि ये कमाल किसी बहुत भारी भरकम टेक्नोलॉजी से नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रकृति के अपने छोटे से नुस्खे से और कुछ कह सकते हैं अनोखे सहयोगियों की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं उस भयानक चुनौती से जिसका नाम था कुबूची। अंदाजा लगाइए, ये रेगिस्तान इतना बड़ा है कि इसमें शायद पूरा दिल्ली शहर कई बार समा जाए। हाँ, काफी विशाल। और मौसम, सर्दियां इतनी कड़ाके की कि तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था, और गर्मियां ऐसी कि जमीन जैसे भट्टी की तरह तपती हो। और सबसे बड़ी दिक्कत थी वो रेत के तूफान हर साल आते थे और कई गांवों खेतों को निगल जाते थे। सही कहा, 1960 के दशक तक तो चीनी सरकार ने पेड़ लगाने से लेकर दीवारें बनाने तक सब कुछ आजमा लिया था। लेकिन रेगिस्तान फैलता ही गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, और ये सिर्फ रेत का आगे बढ़ना नहीं था, जैसा आपने कहा, ये असल में मरुस्थलीकरण था। जो उपजाऊ जमीन थी वो धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल रही थी। और इसका असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा वहां के लोगों पर। बहुत ज्यादा। खेती लायक जमीन तो खत्म हो ही रही थी, पानी के स्रोत सूख रहे थे। सबसे ज्यादा असर तो वहां रहने वाले लोगों पर ही पड़ रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। आप कह सकते हैं कि एक धीमी गति से आने वाली आपदा थी, जो वहां के पूरे पर्यावरण और समाज दोनों को निगल रही थी। इस निराशा के माहौल में जब ज्यादातर लोग या तो हार मान चुके थे, ये वहां से जा चुके थे, तब एक शख्स था जिसने रुकने का फैसला किया। वांग विनबाओ। जी, वांग विनबाओ एक साधारण स्कूल टीचर थे वो। रोज करीब 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाते थे और रास्ते में सिवाय रेत और धूल के कुछ नहीं मिलता था उन्हें। हाँ, मैंने पढ़ा है कि कई बार तो उनकी साइकिल ही रेत में फंस जाती थी। हाँ, बिल्कुल। और शायद उसी वक्त उन्होंने वो फैसला किया जो सुनने में शायद पागलपन लगे। उन्होंने कहा, अगर मैं इस रेगिस्तान से भाग नहीं सकता तो मैं इसे बदल दूंगा। कमाल का जज्बा। सोचिए, ये बात है 1988 की। वांग ने अपनी जिंदगी भर की जो भी कमाई थी और कुछ पैसा उधार लेकर एक छोटी सी नमक बनाने वाली कंपनी के साथ मिलकर काम शुरू किया। कोई सरकारी मदद नहीं थी शुरुआत में? नहीं, कोई बड़ी सरकारी ग्रांट नहीं, कोई फैंसी मशीनें नहीं। लोगों ने तो उनका खूब मजाक उड़ाया होगा। जाहिर सी बात है, रेगिस्तान को बदलने की बात कौन मानेगा। पर वांग पीछे नहीं हटे। शुरुआती दौर में उन्होंने करोड़ों डॉलर का निवेश किया। इसमें विलो जैसे पेड़ लगाना शामिल था। वो एक तरह से रेत के समंदर में उम्मीद के बीज बो रहे थे। ये वांग विनबाओ की कहानी ना, व्यक्तिगत पहल की ताकत दिखाती है। जब बड़े सिस्टम या सरकारें किसी समस्या का हल नहीं निकाल पाती, तो अक्सर एक व्यक्ति का जुनून, उसका नजरिया ही बदलाव लाता है। सही कहा। ये सिर्फ पर्यावरण सुधार की कहानी नहीं है, ये मुश्किल हालात में इंसान की हिम्मत और दूरदृष्टि की भी कहानी है। और ये दिखाता है कि प्रकृति पर जीत हासिल करने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करने से कैसे रास्ते खुलते हैं। और फिर वांग विनबाओ ने अपना तुरुप का इक्का निकाला, और वो थे खरगोश। हाँ, खरगोश। जी हाँ, आपने सही सुना, खरगोश। वो भी खास किस्म के, फ्रेंच रेक्स रैबिट्स। अच्छा, फ्रेंच रेक्स। हाँ, इन खरगोशों को फर इंडस्ट्री में सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहा जाता था। ओके। इनका फर इतना नरम और महंगा होता था कि एक खाल करीब $30 में बिकती थी,
जबकि इन्हें पालने का खर्च सिर्फ $2 के आसपास आता था। तो मतलब आर्थिक रूप से भी ये काफी फायदेमंद था। हाँ, और इनकी आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ती है। एक मादा खरगोश साल में 200 से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है। बाप रे, 200! लेकिन यहाँ वांग का मकसद सिर्फ फर बेचकर पैसा कमाना तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर उनकी दूरदृष्टि काम आई। अच्छा। इन खरगोशों के पास रेगिस्तान को बदलने का एक छिपा हुआ नुस्खा था, और वो थी उनकी खाद। खाद? खरगोश की खाद? जी हाँ, खरगोश की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी NPK भरपूर मात्रा में होता है। और ये वही पोषक तत्व है जिनकी रेगिस्तान की रेत में सबसे ज्यादा कमी होती है। तो जब हजारों खरगोशों की खाद रेत पर फैली तो उसने धीरे धीरे उस बेजान रेत को उपजाऊ मिट्टी में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ खाद ही काफी थी इतने बड़े रेगिस्तान को बदलने के लिए? ये तो बस शुरुआत रही होगी, है ना? बिल्कुल, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि खरगोश जो घास या पौधे खाते हैं ना, हाँ, उनके बीजों को वो पूरी तरह पचा नहीं पाते। अच्छा, तो जब वो मल त्याग करते हैं तो उनकी बीट में पोषक तत्वों से भरपूर खाद के साथ साथ घास और दूसरी वनस्पतियों के बीज भी होते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, ये कुदरत का अपना सीडिंग मैकेनिज्म बन गया। मतलब बिना किसी मशीन या मेहनत के। बिल्कुल। जैसे ही थोड़ी बारिश होती, ये बीज खाद वाली मिट्टी में उगने लगते। सोचिए, खरगोश खुद ही खाद भी डाल रहे थे और बीज भी बो रहे थे। गजब। ये तो प्रकृति का अपना तरीका था रेगिस्तान को हरा करने का, और इसमें उन विलो पेड़ों ने भी जरूर मदद की होगी जो वांग ने शुरुआत में लगाए थे। हाँ, बिल्कुल। विलो पेड़ अपनी गहरी जड़ों के लिए जाने जाते हैं। उनकी जड़ें 300 फीट तक नीचे जाकर पानी खींच सकती हैं। 300 फीट? जी, लेकिन इससे भी जरूरी काम वो करती हैं रेत को बांध कर रखने का। उनकी जड़ें रेत की टीलों को स्थिर करती हैं, उन्हें उड़ने से रोकती हैं। तो धीरे धीरे वहां एक पूरा इकोसिस्टम, एक तरह का प्राकृतिक जीवन चक्र बनने लगा होगा। बिल्कुल सही। पेड़ खरगोशों को छाया और खाना देते थे। खरगोश अपनी खाद से मिट्टी को बेहतर बनाते थे, और वो बेहतर मिट्टी पेड़ों को और तेजी से बढ़ने में मदद करती थी। एकदम सही। ये एक आत्मनिर्भर साइकिल बन गई जहां प्रकृति खुद ही खुद को ठीक कर रही थी। और ये तालमेल ही कुबूची मॉडल की खासियत है। ये दिखाता है कि प्रकृति में समाधान अक्सर टुकड़ों में नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियों में होता है, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम। और नतीजे कैसे रहे? नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। कुछ ही दशकों में कुबूची में 30 करोड़ से ज्यादा पेड़ लग गए। 30 करोड़? जी, वो रेत के तूफान जो कभी सब कुछ तबाह कर देते थे, उनकी रफ्तार 90% तक कम हो गई। 90%? हाँ, हवा साफ होने लगी, उसमें धूल की जगह नमी और हरियाली की महक आने लगी। और ये बात सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं रही। 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि कुबूची में जंगली हिरण, रेगिस्तानी लोमड़ियां, प्रवासी पक्षी, इनकी संख्या 4 गुना बढ़ गई। 4 गुना? मतलब वाइल्ड लाइफ वापस आ गया? बिल्कुल। कई ऐसी प्रजातियां जो उस इलाके से गायब हो गई थीं, वो वापस लौट आईं। और तो और जमीन के नीचे पानी का स्तर करीब 6 फीट ऊपर आ गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। हवा की क्वालिटी इतनी सुधर गई कि बीजिंग जैसे शहरों के लिए ये एक मिसाल बन गया। जो रेगिस्तान कभी मौत का दूसरा नाम था, वो अब वाकई जीवन से भरपूर हो गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, जैसा आपने कहा। हाँ। वांग वेनबाओ और उनकी टीम ने सोचा कि क्यों ना इस रेगिस्तान को सिर्फ हरा भरा ही नहीं, बल्कि ऊर्जावान भी बनाया जाए। हाँ, एनर्जी। और उन्होंने वहां खड़ा कर दिया श्यांग शावान सोलर पावर प्लांट। श्यांग शावान? हाँ। ये कोई मामूली सोलर फार्म नहीं है। इसमें करीब 96,000 सोलर पैनल लगे हैं और अंतरिक्ष से देखने पर ये एक विशालकाय दौड़ते हुए घोड़े की आकृति बनाते हैं। अच्छा, घोड़े की आकृति? मैंने ये सुना था। हाँ, और इसने दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल पिक्चर के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। कमाल है। ये प्लांट इतनी बिजली पैदा करता है कि अमेरिका के मियामी जैसे बड़े शहर को रोशन कर सकता है। काफी बड़ा स्केल है। लेकिन असली जादू सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है ना? असली जादू तो इन पैनल्स के नीचे हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस मॉडल का एक और शानदार पहलू है, तकनीक और प्रकृति का संगम। ये सोलर पैनल्स दोहरा काम करते हैं। पहला तो साफ ऊर्जा बनाना, वो तो है ही,